राम राम जी सभी को। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरों के अंदर ये एक दो बार से ज़्यादा पूछे भी जा चुके हैं और विभिन्न पेपरों में ये कई बार भी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन वो भी हैं जो लगातार अब जहाँ जहाँ थोड़ी संभावना ऐसी है कि पेपरों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्यों क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्योंकि अधिकतर जो चीज़ चर्चा में रहती है वहाँ से क्वेश्चन आने के पेपर में पूरे चांस होते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से, विषुवतीय व्यास से छोटा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा है। ऑप्शन दे रखा 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो साथियों, एक बार ये जान ले कि व्यास क्या है, तभी तो क्वेश्चन को हम बता पाएंगे कि इसका उत्तर क्या बनेगा। साथियों, अगर आपने कुछ एक फैक्ट पढ़ रखे हैं तो भी आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए। साथियों, ये मैंने बना दिया पृथ्वी का मॉडल यानी ग्लोब बना दिया। आप कहेंगे ये तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा था, एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का टॉपिक आता है, वहाँ पढ़ा था कि ये तो सर्कल है। साथियों, एक बिल्कुल सही एक सर्कल है और इसी प्रकार हम पृथ्वी के जो मॉडल है उसको यहाँ बोर्ड पर बनाते हैं। तो साथियों, जैसे ये मान लिया कि ये पृथ्वी का जो मॉडल है या सर्कल ही मान लिया, ये इस सर्कल का केंद्र है। जब इस सर्कल को हमने बनाया था, सर्कल जिस चाप के द्वारा निर्मित हुआ था इसे कहा जाता है परिधि, सरकमफ्रेंस कहा जाता है। अब जो इसका केंद्र है सर्कल का, वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से वृत्त तक मिलाई जाने वाली जो ये रेखा बनी थी ये कहलाती है त्रिज्या यानी रेडियस। तो साथियों, ये तो कहलाई रेडियस। और अगर ये रेडियस है, इस रेडियस को अगर इस केंद्र से इधर और मिला दिया जाए तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा, ये यहाँ से ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ए से सी तक जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है ये कहलाता है व्यास, डायमीटर। साथियों, ये कहलाता है व्यास जो डायमीटर है। यानी व्यास कौन सा हुआ? ए से लेकर और सी तक का जो है ये पूरी की पूरी रेखा जो हमने ड्रॉ की है डॉटेड लाइन से, ये सारी की सारी कहलाई है व्यास। तो साथियों, ये व्यास है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो केवल एक सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर आपने जाना। मैं बात करता हूँ पृथ्वी से। अगर ये ही पृथ्वी है और अगर ये पृथ्वी है तो साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपने पढ़ा होगा और मैंने भी एक दो बार जरूर डिस्कस किया है, आज एक बात और डिस्कस कर लेंगे। जिस प्रकार ये पृथ्वी का मॉडल है यानी ग्लोब है, इस ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वो कहलाती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और इसी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को नाम दिया गया था साथियों भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन कहा जाता था। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इक्वेटर लाइन, क्या भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है? क्या भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है या नहीं गुजरती? तो भूमध्य रेखा क्या पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है? अधिकांश साथी कहेंगे जी गुजरती है। तो साथियों, ये नहीं गुजरती, ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा जो है ये पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती। साथियों, मैंने बार बार डिस्कस किया है और किस बात को लेकर डिस्कस किया है, ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब को जो बनाया गया है ये ग्लोब एक काल्पनिक माना गया है और काल्पनिक भूगोलवेताओं के द्वारा कि इस प्रकार से पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ग्लोब बना दिया और उस ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं खींची गई हैं, चाहे वो अक्षांश रेखा हो, चाहे वो देशांतर रेखाओं हो, यानी चाहे वो लेटीट्यूड रेखाएं हो, चाहे लॉन्गिट्यूड लाइन हो, वो सारी की सारी काल्पनिक रेखा हैं। और साथियों, अगर काल्पनिक रेखा है तो पृथ्वी के ऊपर तो खींची नहीं गई होंगी, वो पृथ्वी के मॉडल पर ग्लोब के चारों ओर खींची गई होंगी, चाहे उत्तर से दक्षिण खींची, चाहे पूर्व से पश्चिम खींची। जो रेखाएं खींची गई है वो केवल
केवल और केवल काल्पनिक रेखा है। तो आप कैसे समझेंगे, आपके पास एक फुटबॉल है, यानी कोई भी एक बड़ी बॉल है, फुटबॉल है, उस फुटबॉल का कोई तो बीच के अंदर केंद्र होगा कि उस केंद्र से फुटबॉल के चारों तरफ क्या है कि समान दूरी है, यानी उसकी बीच का जो केंद्र है उससे सभी त्रिज्याएं क्या हो वो समान है। तो अगर फुटबॉल के केंद्र की बात करूं और मैंने एक पेन लिया और मान लिया कि ये इस प्रकार से कोई बॉल है, बॉल मान के चलेंगे, इस बॉल पर मैंने इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बाहर से, यानी काल्पनिक रेखा ड्रा कर दी। ये काल्पनिक रेखा क्या इसके बीच के अंदर जो केंद्र तो होगा इसका कहीं भी, यानी ये अगर बॉल है तो इस बॉल का अंदर बीच में कोई तो केंद्र होगा और मैंने इस मार्कर से कोई लाइन ड्रॉ की, क्या वो इसको केंद्र से होकर गुजरी? नहीं गुजरी, ये तो केवल सतह के ऊपर खींची गई है। तो भूमध्य रेखा जो है ये केवल और केवल पृथ्वी के कहां से गुजरी है? सतह के ऊपर गुजरी है, केंद्र से नहीं गुजरती। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी का जो केंद्र है, अगर उस केंद्र से होकर अगर कोई लाइन जाती है, पृथ्वी का केंद्र यानी बॉल के बीचों बीच से अगर कोई लाइन जाती है तो वो कहलाएगी, उसका व्यास कहलाएगी। बिल्कुल बीच से केंद्र से होकर कोई भी लाइन गुजरेगी, चाहे वो यहां से गुजरे चाहे यहां से गुजरे, इस प्रकार की कोई भी लाइन अगर गुजरती दिखाई दे रही है तो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वो सारी की सारी व्यास कहलाएंगी। तो साथियों डायमीटर व्यास तो समझ में आ गया। अब आपने दो फैक्ट और याद रखना है। बहुत सारे साथियों ने अगर पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा और कुछ एक साथियों को नई बात भी मिल जाएगी। साथियों मैं बात करता हूं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और साथियों ये यहां पर दक्षिणी ध्रुव है। अगर पृथ्वी के बीचों बीच इधर पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अगर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पृथ्वी के बीचों बीच से अगर कोई लाइन जाती है तो वो कहलाएगी पूर्व से पश्चिम की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर, या कह सकते हैं ये इसका व्यास कहलाएगा। और कौन सा व्यास कहलाएगा? भूमध्य रेखीय व्यास कहलाएगा। इसी भूमध्य रेखीय व्यास को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवतीय व्यास भी कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। साथियों अगर मैं बात करूं विषुवतीय, यहीं लिख देते हैं विषुवत रेखीय व्यास। तो विषुवत रेखीय व्यास का मतलब क्या है कि पूर्व से पश्चिम और पृथ्वी के केंद्र से होकर कोई लाइन जाती है तो वो व्यास कहलाएगी। और इसकी लंबाई जो है 12,756 किलोमीटर है। तो साथियों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास या भूमध्य रेखीय व्यास कितना बनता है? 12,756 किलोमीटर। अब दक्षिण ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव की तरफ, या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब के बीचों बीच से कील गुजरी हुई है, यानी एक तार गुजरा हुआ है, और जो तार गुजरा हुआ उस तार की लंबाई कितनी है? ग्लोब तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन माना गया है कि जो ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का, ध्रुवीय व्यास है, वो ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। तो कितना बना? 12,714 किलोमीटर। बस अगर किसी को ये दो फैक्ट पता होंगे तो भी उत्तर बता सकता है, अगर किसी ने केवल सीधा सीधा पढ़ भी रखा तो भी उत्तर बता सकता है। अब ध्रुवीय व्यास है ये विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो विषुवतीय व्यास से ये ध्रुवीय व्यास कितना छोटा है? तो 12,756 में से 12,714 घटा देंगे तो 42 किलोमीटर जो है वो उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो साथियों उत्तर आ जाएगा इसका 42 किलोमीटर। यानी इसने यही पूछा था कि ध्रुवीय व्यास जो है वो विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है, तो 42 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बोफार्ट। साथियों किसी किताब के अंदर बोफोर्ट भी मिलता है, तो दोनों ही ठीक है, बस इंग्लिश हिंदी में बोलने का फर्क है। बोफोर्ट मापक्रम है, ये एक मापक्रम है, बोफोर्ट मापक्रम। साथियों बोफोर्ट मापक्रम डैश को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन हवा की गति, दूसरा ऑप्शन दे दिया ध्वनि तीव्रता, तीसरा ऑप्शन दे दिया रासायनिक विलयन का सामर्थ्य, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बोफोर्ट जो मापकरण है किसके लिए मापता है? तो ये मापता है हवा की जो गति है, हवा की गति।
तो हवा की गति को मापने वाला मापक कौन सा है? तो हवा की गति को मापने वाला मापक है बोफार्ट या बोफोर्ट। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा हवा की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्योंकि क्वेश्चन को लेकर अगर ये बात करें कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन से भी कई चीजें पकड़ में आ जाती है। अगर साथियों हमने क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन जो भी थोड़ा पढ़ा वो भी अगर समझ के पढ़ा तो क्वेश्चन का उत्तर भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्य समूहों में किन समूहों में सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है? कोंकण रेलवे है वो राज्य समूहों में से किस राज्य समूह के अंदर सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है? तो राज्य समूहों के अंदर लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन के ऊपर बात करें तो ऑप्शन दे रखा है गोवा, पहला ऑप्शन के अंदर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। दूसरे ऑप्शन में दे दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। और तीसरे ऑप्शन में दे दिया तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन दे दिया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो साथियों अगर मोटा मोटा भी पढ़ रखा है और इस प्रकार से अगर मोटा मोटा भी पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। किस प्रकार से? ये भारत का पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। अगर जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि कोंकण रेलवे कौन सा रेलवे है? कोंकण। तो कोंकण रेलवे भारत के किस तट पर स्थित है? अगर ये भी पता होगा ना, यानी कौन से तट वाले क्षेत्र में कोंकण रेलवे है, तो ये पता हो जाएगा पश्चिमी तट। तो साथियों उसको एक क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। यहाँ भारत का एक राज्य है और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो साथियों पहले ऑप्शन के अंदर दे दिया, मैं अब बात करता हूं, पहले ऑप्शन ने दे दिया गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। ये चारों के चारों राज्य ही पश्चिमी तट के सारे स्थित राज्य हैं। दूसरे ऑप्शन में दे दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। साथियों तमिलनाडु दे रखा, तमिलनाडु तो पूर्वी स्थान की तरफ है, यानी पूर्वी तट की तरफ है, तो बी ऑप्शन तो इसका उत्तर नहीं बनेगा। ए की अपेक्षा बी तो नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन दे दिया तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र। साथियों इस ऑप्शन में भी तमिलनाडु दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ठीक रहेगा, तीसरा गलत रहेगा। तीसरे की अपेक्षा पहला ज्यादा ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे दिया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और तमिलनाडु। चौथे ऑप्शन में साथियों फिर से तमिलनाडु दे दिया, तो चौथे ऑप्शन से तो पहला ऑप्शन ज्यादा ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। साथियों ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन में जो दे रखा है वो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। बस एक बात के ऊपर और थोड़ा सा ध्यान देगा, कोंकण रेलवे जो है साथियों, कोंकण रेलवे जो है ये चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी, इस चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका नाम है चिनाब ब्रिज। तो चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उस ब्रिज का निर्माण कौन कर रहा है? कोंकण रेलवे कर रहा है। और अगर ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो यह विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल जो होगा वो कहलाएगा। यानी विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल कौन सा होगा? ये होगा जो चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है चिनाब ब्रिज के नाम से। साथियों इसकी हाइट जो होगी 359 मीटर जो है इसकी हाइट होगी। ये एफिल टावर से भी लगभग 24 किलोमीटर से 24 मीटर या 34 मीटर है, उससे ज्यादा ऊंचा है। यानी एफिल टावर से भी ऊंचा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? कोंकण रेलवे कर रहा है। तो साथियों अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? और मैंने आपसे कहा था कि जहां विवाद में चल रहा है कोई विषय या कोई ऐसा टॉपिक है जो लगातार किसी न किसी से चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, तो हम उन क्वेश्चन को जरूर करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य करता है। साथियों यहां से मैंने कुछ चीज बतानी इसलिए क्वेश्चन को लिया था, वरना क्वेश्चन तो आपने पता होगा, लेकिन कई साथियों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर बता सकता है। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? पहला ऑप्शन दे दिया लोकसभा, दूसरा ऑप्शन दे दिया राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन दे दिया राज्यों की विधानसभा और चौथा ऑप्शन दे दिया राज्यों की विधान परिषद। तो साथियों उत्तर क्या आ जाएगा इसका? चार ऑप्शन में से
किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा राज्यसभा। तो आंसर क्या आ जाएगा? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो सभापति होता है राज्यसभा का। और साथियों राज्यसभा का जो भी सभापति होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 जो है, इस अनुच्छेद 64 के तहत क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उपराष्ट्रपति साथियों राज्यसभा जो है इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये इस सदन का सदस्य भी नहीं है और फिर भी अध्यक्षता करता है। तो गैर सदस्य अध्यक्षता करता है किस निकाय की? राज्यसभा की। साथियों 2-3 क्वेश्चन और जानेंगे इससे संबंधित, और मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात लेके आ रहा हूं उसको हम समझेंगे। राज्यसभा जो है संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा जो है इसके संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं साथियों वर्तमान के अंदर। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। उम्मीद है इतनी जानकारी आपको पहले से होगी। 233 सदस्य जो हैं इस 233 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और अगर साथियों 233 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, और वर्तमान का विषय भी यही रहा था कि कल की तारीख के अंदर 19 जून को भारत में 8 राज्य हैं और उन 8 राज्य में 19 सीट हैं। और 19 सीट किसकी हैं? राज्यसभा की। 19 जून को 8 राज्यों में 19 सीट जो राज्यसभा की थी इसके लिए चुनाव हुए थे। तो इसलिए भी चर्चा का विषय है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात भी करूंगा। 2-3 पॉइंट है आपको वो जरूर से जरूर समझने हैं। साथियों एक बार उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये 12 सदस्यों को लेकर एक आध विवाद आ जाता है। और क्या क्वेश्चन आ जाता है? जैसे आज से 3-1 महीने पहले की बात है, आपने सुना होगा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, सारे इस नाम के से वाकिफ होंगे, रंजन गोगोई। साथियों रंजन गोगोई जो हैं ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और रिटायरमेंट लेने के बाद रंजन गोगोई को 2.5-3 महीने पहले क्या बना दिया था? राज्यसभा का सदस्य। और क्या किया था? राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप कहेंगे क्या भारत का कोई ऐसा चीफ जस्टिस जो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है? हमने तो किताब में केवल एक बात पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी साथियों? जो सदस्य मनोनीत होंगे 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ये 12 सदस्य जो हैं ये एक तो कला के क्षेत्र से होने चाहिए, एक साहित्य के क्षेत्र से होने चाहिए, एक विज्ञान के क्षेत्र से होने चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जन सेवा भी कह सकते हैं इसी को, सामाजिक कार्यकर्ता या जन सेवा। हमने तो केवल और केवल इन 4 क्षेत्रों का उल्लेख किताबों के अंदर पढ़ा है, चाहे वो स्कूल के अंदर पढ़ा हो, चाहे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी की हो। तो इन 4 क्षेत्रों से जो भी विशेषज्ञ होंगे वही इन 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लेकिन साथियों अगर राज्यसभा का सदस्य रंजन गोगोई को बनाया गया है, मनोनीत किया गया है, तो वो तो इन 4 क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो तो रंजन गोगोई अगर चीफ जस्टिस थे तो न्यायपालिका उनकी पृष्ठभूमि रही होगी। बिल्कुल सत्य साथियों, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई, उनकी पृष्ठभूमि तो न्यायपालिका से है, जुडिशरी उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो फिर उनको राज्यसभा का सदस्य किस प्रकार मनोनीत कर दिया? साथियों जैसे ही 245 सदस्यों का प्रावधान हमारी उस समय की जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने अगर ये प्रावधान किया कि राज्यसभा में 245 सदस्य होंगे और 12 सदस्य वो होंगे जिनको मनोनीत किया जाएगा, जो भी मनोनीत होगा वो इन क्षेत्रों से होगा। लेकिन साथियों वो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनकी बस यही धारणा रही थी कि ये जो 4 सदस्य हैं, ये 4 जो क्षेत्र हैं, ये 4 क्षेत्र केवल और केवल उदाहरण स्वरूप हैं। क्या साथियों? उदाहरण स्वरूप हैं। उदाहरण स्वरूप का मतलब कि जैसे कि ये कला से अगर कोई कला के क्षेत्र से अगर कोई भी विशेषज्ञ होगा तो उसको हम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा।
अगर कोई साहित्य के क्षेत्र के अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ योगदान दे दिया हो जिसने, यानी बहुत ज्यादा उसने साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के में। और अगर विज्ञान के क्षेत्र में भी किसी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा हो और उसने बहुत ज्यादा योगदान दिया और उत्कृष्ट योगदान हो उसका, तो ऐसी स्थिति में भी उसको मनोनीत कर सकते हैं। साथियों, ये केवल 4 विषय जो हैं ये केवल उदाहरण स्वरूप हैं। इनके अलावा भी अगर किसी और क्षेत्र से कोई विशेषज्ञ होगा तो उसको भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। ये 4 क्षेत्र केवल उदाहरण स्वरूप हैं, ये 4 ही क्षेत्र होने चाहिए ऐसा संविधान नहीं कहता, ये केवल और केवल उदाहरण स्वरूप है। जैसे इन क्षेत्रों से विशेषज्ञ जो होगा उसको क्या बनाया जा सकता है, राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। इन 4 के अलावा भी किया जा सकता है, इस बात को ध्यान देंगे। दूसरी बात क्या है साथियों, राज्यसभा का चुनाव जो है वो कल की तारीख में जैसे होगा, आपने न्यूज में पढ़ लिया होगा, अखबार में पढ़ लिया होगा कि कहां से कौन जीता था या नहीं जीत पाया था अभी तक। तो आपने एक चीज जरूर नोट की होगी, क्या नोट की होगी, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था इस चुनाव के अंदर हमने तो वोट डालने की कभी बारी नहीं आई, और हमें वोट डालने की बारी नहीं आई, ना किसी हमारे रिलेटिव ने हमारे पास फोन किया कि हम तो दिल्ली गए थे भाई राज्यसभा के चुनाव के अंदर वोट डालने के लिए गए थे, या राज्यसभा के चुनाव के लिए ना हमारे पास किसी का फोन आया कि भाई साहब चंडीगढ़ जा रहा हूं मैं, तो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहा हूं। हमारे पास किसी का, ऐसे आम जनता का किसी के पास भी कोई फोन नहीं आया। तो इसका मतलब बात ये रही होगी कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर आम जनता जो है, जो आम जनता है, यानी आम जनता जो है जो सीधे सीधे मतदान करती है, सीधे सीधे मतदान करती है, वो इनमें भाग नहीं लेती। तो इनमें भाग कौन लेता है, जैसे हमने तो कभी वोट डालने की अगर बारी आई थी तो गांव में पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव हुआ था, उसके बाद बीडीसी का जिला पार्षद का चुनाव हुआ था, फिर एमएलए का चुनाव हुआ था, लोकसभा के सांसद का चुनाव हुआ था। तो इन सभी के अंदर तो हमने वोट डाली थी, लेकिन राज्यसभा के सांसद के चुनाव में जनता वोट नहीं डालती। क्यों नहीं डालती, क्योंकि जनता को वोट डालने का अधिकार हमारे संसद ने नहीं दे रखा, और राज्यसभा का जो भी चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। साथियों, अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेगी, जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेगी। साथियों, नाम से वाकिफ है, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा यानी राज्यों की सभा है, लोकसभा लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा है, और राज्यसभा हो राज्यों की सभा है। तो इसमें भाग कौन लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के जो एमएलए हैं, और कौन से एमएलए, जो विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित करके जनता ने भेजे थे, विधानसभा के अंदर जो भी कैंडिडेट जनता ने निर्वाचित करके भेजे थे, एमएलए भेजे थे, वही एमएलए राज्यसभा के चुनाव करवाते हैं या राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। तो साथियों, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके दिमाग में, तो राज्यसभा के चुनाव के अंदर उम्मीदवार कौन होता है, और उम्मीदवार अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको वोट कौन डालता है, जो वोट डालता उनको क्या कहा जाता है। तो साथियों, इस बात को एक बार ध्यान रखेंगे। स्नैपशॉट लेना चाहते तो आप जल्दी से ले सकते हैं। साथियों, राज्यसभा जो है, राज्यसभा, इस राज्यसभा के अंदर जो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं यानी उम्मीदवार होते हैं, एक तो हो गया उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवार को जो भी वोट डालेगा, ये वोट कौन डाल सकते हैं, एमएलए डाल सकते हैं। और कौन से एमएलए डाल सकते हैं, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो डाल सकते हैं, यानी विधायक जो है वो वोट डाल सकते हैं, किसमें, उम्मीदवार को, इस उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं वो। और उम्मीदवार को जो जो वोट डालेंगे उन्हें कहा जाता है निर्वाचक मंडल। तो साथियों, उन्हें कहा जाता है निर्वाचक मंडल, इलेक्ट्रो कोलेजियम। साथियों, ये इलेक्ट्रो कोलेजियम क्या होता है कि उम्मीदवार को जो भी वोट डालेंगे, यानी इन एमएलए जो भी होंगे, इन्हीं एमएलए के समूह को कहा जाता है निर्वाचक मंडल। उन्हें वोटर नहीं कहा जाता। समझने की बात यह है कि उनको वोटर नहीं कहा जाता, उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इस निर्वाचक मंडल में केवल और केवल एमएलए शामिल होते हैं। तो साथियों, अगर बात की जाए जो उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के चुनाव के लिए, जो भी उम्मीदवार होंगे, तो इनका निर्वाचक मंडल के द्वारा तो चुनाव किया जाएगा। निर्वाचक मंडल जो वोट डालेगा तो वोट किस प्रणाली के आधार पर डालेगा, तो उम्मीदवार जो होंगे, या कह सकते हैं राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं या राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं,
उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो साथियों किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली जो है इसके आधार पर डाला जाता है। क्या साथियों एकल संक्रमणीय होती है या क्या यहाँ पर खुला मतदान होता है? क्या यहाँ भी गुप्त मतदान होता है? तो कौन से मतदान का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यहाँ गुप्त मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है। खुले मतदान का मतलब क्या है कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर उम्मीदवार को जो भी एमएलए वोट डालने जाएगा वो एमएलए अपना वोट को दिखाएगा, और दिखाएगा किसे? अगर कोई एमएलए कांग्रेस का है, अगर कोई एमएलए है वो कांग्रेस का है और उसने कांग्रेस पार्टी को ही अपना वोट डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उसने वोट डालना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा एक व्हिप जारी की जाती है, WHIP होता है व्हिप, इसे भी इंग्लिश हिंदी में भी व्हिप ही कहा जाता है, सचेतक भी कहा जाता है। ये व्हिप जारी की जाती है। व्हिप का मतलब होता है कि पार्टी एक आदेश जारी करती है, अगर कोई व्यक्ति उसका आदेश का पालन नहीं करता, कोई भी अगर एमएलए है उस विधायक है वो अगर व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द भी की जा सकती है, या पार्टी से उसकी मान्यता खत्म कर दी जा सकती है। कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का एमएलए है और कांग्रेस का एमएलए किसको वोट देने के लिए चला गया? कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डाल दी। अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डाल दी, जिस प्रकार से अब गांव के अंदर देखते सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच के अगर कैंडिडेट के रूप में 4 कैंडिडेट खड़े हैं सरपंच के चुनाव में, तो जहां हमारा बूथ होता है उस बूथ के ऊपर आपने सुना होगा ये फलाने सरपंच का एजेंट है, ये फलाने सरपंच का एजेंट है। जब विधायक के लिए चुनाव होते हैं तो उस समय आपने देखा होगा ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये बसपा का एजेंट है या फलानी पार्टी का एजेंट है। तो साथियों जो भी वहां जिस पार्टी से एजेंट के रूप में बैठाया जाता है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए चला गया, उसने वोट डाला और वोट डालने के बाद अपने एजेंट को, कांग्रेस के एजेंट को क्या करना पड़ेगा? अपना वोट दिखाना पड़ेगा। और आप कहेंगे अगर वोट ना दिखाए तो? साथियों ये बात भी समझनी है। आप कहेंगे अगर कांग्रेस ने कांग्रेस के विधायक को वोट डाल, मान लो उसको उम्मीदवार को वोट डाल दी और एजेंट को वोट ना दिखाए, और एजेंट को वोट ना दिखाएगा तो साथियों उसका वोट क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। वोट दिखाना अनिवार्य है, वोट दिखाना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कांग्रेस के उम्मीदवार को उसने वोट डाल दी और आके उसने क्या किया? बीजेपी के एजेंट को क्या कर दिया? बीजेपी के एजेंट को वोट दिखा दिया। तो अगर बीजेपी के उम्मीदवार एजेंट को वोट दिखा दिया तो भी साथियों उसका वोट क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। दोनों स्थितियों में वोट रद्द हो जाएगा। ये दिखाना जरूरी होता है वोट। तो आप कहेंगे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ना तो बीजेपी पार्टी से है और ना किसी कांग्रेस पार्टी से है, और जब भी वो एमएलए बना था तो वो निर्दलीय एमएलए बना था। कौन सा एमएलए बना था? निर्दलीय एमएलए बना था, यानी निर्दलीय विधायक बना था। साथियों क्या ये निर्दलीय विधायक है ये भी वो अपना वोट दिखाएगा? तो साथियों सोच के चलो, निर्दलीय विधायक ने किसी पार्टी को भी कैंडिडेट को वोट डाल दिया, मान लो निर्दलीय विधायक ने वोट डाल दिया कांग्रेस की पार्टी को और वो आकर वोट दिखाता था बीजेपी के कैंडिडेट को, तो उसका वोट क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। साथियों एमएलए अगर निर्दलीय है तो निर्दलीय का मतलब ही होता है उसका कोई दल नहीं है, और अगर उसका कोई दल नहीं है तो उस दल को क्या करे? किसी भी दल को अपना वोट नहीं दिखाएगा। निर्दलीय किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिखा नहीं सकता। डाल देगा तो दिखाएगा नहीं। अगर निर्दलीय ने वोट दिखा दिया तो भी इसका वोट क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। आप कहेंगे निर्दलीय अगर किसी पार्टी से समर्थन कर देता है तो समर्थन का मतलब होता है, अगर इस बार की बात करें हरियाणा की, हालांकि हरियाणा में चुनाव नहीं हो रहे थे, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी को बहुमत इतना मिला था कि स्पष्ट बहुमत की स्थिति में नहीं थी। लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी
जेजेपी पार्टी ने अगर अपना क्या कर दिया था, उसके साथ समर्थन कर दिया, तो अगर समर्थन तो कर दिया तो दो पार्टियों का गठबंधन हो गया। अगर समर्थन निर्दलीय भी किसी पार्टी को कर देंगे तो इसका मतलब है निर्दलीयों ने उस पार्टी को समर्थन कर दिया। अब निर्दलीय जिस पार्टी को समर्थन करेंगे उस पार्टी के एजेंट को अपना वोट दिखा सकते हैं, बाकी किसी को एजेंट पार्टी को नहीं दिखा सकते। शायद आपने देखा होगा कल के अखबार में भी आया हुआ था कि बीजेपी ने ऐसे कहा था कि निर्वाचन आयोग को कि एजेंट को निर्दलीय जो हैं ये अपना वोट किसी को नहीं दिखाएंगे। और ऐसा 2017 के चुनाव के अंदर भी हुआ था, गुजरात के अंदर जो चुनाव हुए थे कि निर्दलीय अपना वोट नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब क्या था, बीजेपी को ये लग रहा था कहीं निर्दलीय अपना वोट कांग्रेस को ना दिखा दे, और कांग्रेस को दिखाएंगे तो ऐसी स्थिति में तो गड़बड़ हो सकती है, तो निर्दलीय अपना वोट किसी को नहीं दिखा सकते। साथ ही आपने एक चीज और भी पढ़ रखी होगी, और कहां पढ़ रखी होगी कि आपने गांव के सरपंच के चुनाव में भाग लिया होगा, मान लो उम्मीदवार के रूप में, वोटर के रूप में भी गए होंगे, या जो भी आपने किया था, या तो उम्मीदवार थे या फिर वोटर थे। उम्मीदवार थे तो भी आपको वोट डालने का अधिकार है, और मतदाता थे तो भी आपको वोट डालने का अधिकार था। अगर आप वोट डालने के लिए गए थे तो आपको बैलेट पेपर जो दिखाया गया हो किसी प्रकार से, तो आपने वहां पर देखा होगा कि यहाँ तो नोटा का भी प्रयोग होता है, और एमएलए के चुनाव के अंदर भी आप नोटा का प्रयोग को देखते हैं, चाहे वो फिर बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पार्षद का चुनाव हो, या फिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो, आप हर जगह क्या करते हैं, NOTA नोटा, जो नोटा है इसका प्रयोग भी आप देखते हैं, उस ऑप्शन होता है नोटा। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट, इतनी सारी लिस्ट है, अगर आपको उन कैंडिडेट में से कोई भी अपना प्रतिनिधि सीधा सीधा दिखाई ना देता हो तो आप नोटा का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग कर सकते हैं? साथियों, देश में एकमात्र ऐसा चुनाव है, और ऐसा एकमात्र चुनाव जिसमें नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता। साथियों, राज्यसभा के चुनाव के अंदर नोटा ऑप्शन में ही नहीं होता, और ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका मतलब नोटा का प्रयोग कर ही नहीं सकता, और नोटा का प्रयोग तभी कर पाएगा जब नोटा ऑप्शन में होगा। तो राज्यसभा के चुनाव के अंदर नोटा का प्रयोग नहीं होता। साथियों, ऐसा पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, और अगर कभी लाइव क्लास हुई और इस प्रकार से क्वेश्चन करने की शायद स्थिति जरूर आएगी, तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि निम्न में से किसे किन चुनाव में नोटा का प्रयोग करना मतलब वर्जित है। वर्जित तो नहीं कहेंगे, नोटा का प्रयोग नहीं होता ऐसा लिख देंगे। तो नोटा का प्रयोग राज्यसभा के चुनाव के अंदर नहीं होता, वो लोकसभा के चुनाव में हो सकता है, होता भी है, विधानसभा में होता है, विधान परिषद में भी होता है। अगर बात करें यहाँ पर बीडीसी और पार्षद, वहां भी नोटा का प्रयोग होता है। तो साथियों, इनसे संबंधित ये सारी बातें थी, और इनसे संबंधित अगर ये बात भी आपने थोड़ी समझ ली तो पेपर के अंदर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पावर है थोड़ी सी पहले से अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा हो गई होगी। और अगर बातों को हम इसी प्रकार समझते चले तो आगामी किसी भी पेपर के अंदर अगर कोई नया क्वेश्चन बन के आ जाता है तो हम लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो उसका उत्तर जरूर निकाल लेंगे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बच जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। और अगला क्वेश्चन भाई साहब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन पूछ लिया? अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, और यही तो चर्चा का विषय बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। साथियों, शब्द पर ध्यान देना, वर्ड पर ध्यान देगा, डंपिंग। हाँ, डंपिंग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इस डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का क्या अर्थ है? साथियों, इस डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डंपिंग का मतलब क्या है, यानी डंप करना, डंपिंग। तो डंपिंग का अर्थ क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? और साथियों, हम इस डंपिंग के वजह से ही बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, दुश्मन देश जो विकल्प 2-3 दिन पहले की बात है, आपने सबने देखा था, सुना था, समझा था, कहीं कहीं वीडियो भी आपने शेयर की थी कि चाइना ने भारत के 20 जवान जो हैं उनको शहीद हो गए। भारत के 20 जवान, चाइना ने मतलब अचानक से कोई अटैक कर दिया, रणनीति इस प्रकार से बना रखी थी। तो डंपिंग का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। डंपिंग का मतलब होता है कोई भी देश अपने देश में अति उत्पादन को कम करने के लिए करता क्या है, या अति उत्पादन को खत्म करने के लिए अपने देश में निर्मित वस्तुओं को क्या करता है,
अपने देश में निर्मित वस्तुओं को, अपने ही देश में निर्मित वस्तु जो हैं, अपने देश में निर्मित वस्तु जो हैं उन वस्तुओं को कम कीमत पर क्या करता है, दूसरे देशों को बेच देता है, निर्यात करता है, निर्यात, अपने दूसरे देशों को बेचता है। समझ में आया? थोड़ा सा एक बार फिर करेंगे। डंपिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी देश अति उत्पादन से छुटकारा पाने के लिए अपने देश में निर्मित वस्तुओं को कम कीमत पर दूसरे देशों को बेच देता है, दूसरे देशों को क्या करता है, निर्यात कर देता है। अगर कोई देश है, मान के चलेंगे, समझ में आ जाएगी सारी स्थिति को, चाइना, और चाइना को लेकर आप सबने सुन रखा है कि हम चाइना को ले बाइकआउट करने वाले हैं, बाइकआउट करेंगे। मार्केट से आने वाले समय में जब भी हम चीज़ों को लेने के लिए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम उनके ऊपर देखेंगे, जो भी लेबल लगा होगा इस पे मेड इन चाइना तो नहीं है, मेड इन चाइना है तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, उन चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे, चाहे वो चीज़ें हमारे लिए सस्ती क्यों ना पड़ती हो, हम उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है चाइना है, इस चाइना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान है चाइना की कम कीमत के ऊपर मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? खिलौने वगैरह हैं, वो खिलौने भी चाइना के क्या मिलते हैं, कम कीमत पर मिलते हैं। तो चाइना ने जितनी लागत करके उन खिलौनों को, उन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को, चाहे उनमें फोन, लैपटॉप, सारी चीजें आ चुकी हैं, ये सारी की सारी कम लागत के ऊपर, तो कम लागत नहीं, जितनी लागत पर चाइना ने उसको बनाया था, भारत में जब उन्हीं को बेच दिया तो चाइना ने बहुत कम प्राइस रखा उनका, और भारत के जब बेचा और भारत में कम प्राइस के ऊपर उनको रखा, तो ऐसी स्थिति में लागत, अगर उस मान लो उस खिलौने की लागत ही 8 रुपए है और उसने भारत को बेच दिया और 8.5 में, और भारत को 8.5 में बेच दिया, तो साथियों 8 से 8.5 में उसका खुद का भी तो खर्चा नहीं निकल रहा। और ऐसी स्थिति में करता क्या है, दूसरे देश को तो बेच दिया इतने रुपए में, और अपने देश में, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो उसको लॉस भी तो हो रहा है, लेकिन लॉस हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसी खिलौनों को अपने मार्केट में कितने का बेच देगा, 10 को बेच देगा। इसी को कहा जाता है डंपिंग। कोई देश है अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में कम कीमत पर बेच दे, और जब कम कीमत पर बेचेगा तो उसको लॉस होगा, और उस लॉस की भरपाई करने के लिए क्या करेगा, अपने मार्केट के अंदर क्या कर देगा, उसको हाई प्राइस पर बेचना। यानी समझ ऐसे सकते हैं कि कोई भी देश अपनी देश की वस्तुओं को इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर लो प्राइस पे बेच दे, और उससे जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए अपनी डोमेस्टिक मार्केट जो है, उस डोमेस्टिक मार्केट में उसको हाई प्राइस पे बेचेगा, वो चीज कहलाती है डंपिंग। साथियों, इस डंपिंग का एक हिंदी में नाम होता है, इसी को राशि पातन भी कहा जाता है। तो इंग्लिश में हो सकता था वो डंपिंग दे दे, और डंपिंग यहाँ इंग्लिश की टर्म हिंदी में लिखी हुई है, और इसे हिंदी में कहा जाता है राशि पातन। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कोई देश कम कीमत पर दूसरे देश को चीज बेच दे, और उससे जो भी उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए अपने मार्केट में हाई प्राइस पर बेच दे। तो चीन का कोई भी खिलौना अगर मिल रहा होगा तो भारत में तो सस्ता ही मिलता है, लेकिन चाइना के अंदर वही चीज उतने में नहीं मिलती, उससे ज्यादा रेट में मिलती है। तो यही चीज कहलाती डंपिंग, और चाइना यही भारत के साथ कर रहा है और अनेक देशों के साथ कर रहा है। तो साथियों, ऑप्शन में बताता हूं, पहला ऑप्शन दे रखा है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। दूसरा ऑप्शन है प्राप्त करने वाले देश से उचित कर चुकाए बिना माल का निर्यात। तीसरा ऑप्शन है निम्न कोटि के माल का निर्यात। चौथा ऑप्शन दे दिया मालों के सस्ते दाम पर पुनः आयात करने मात्र के लिए माल का निर्यात। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ए आ जाएगा, और ए में क्या दे रखा है, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। यानी जिस वस्तु को बनाने में जितनी लागत मिली थी उसी लागत में दूसरे देश को बेच दिया। प्रॉफिट कहां से होगा, नुकसान ही होगा, ट्रांसपोर्ट का भी तो नुकसान वो इंक्लूड हो जाएगा, और लेबर भी तो लग रही होगी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर वो ऐसे करते हैं। तो वही चीज कहलाते डंपिंग। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वास्तविक लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। और साथियों, भारत सरकार ने ऐसा कहा था कि ऑनलाइन जो भी कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, सेल करती हैं, तो उन्हें वहां लिखना पड़ेगा कि ये मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है या मेड इन कौन सा देश है।
मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है, मेड इन कोरिया है, मेड इन जापान है, या जो भी देश है उसको वहां पर बताना पड़ेगा कि ये जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये प्रोडक्ट इस देश का बनाया हुआ है। तो साथियों ये ऑनलाइन कंपनियां जो है इसको भारत सरकार ने अभी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो आप जो भी ऑनलाइन सामान मंगाए तो वहां भी ध्यान से देखें, उनको गूगल करके देख ले कंपनी आखिर है कहाँ की, भारत की है कि विदेशी कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, वैसे आपने पढ़ रखा होगा। निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? साथियों भारतीय नेपोलियन, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों भारतीय नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और शकंदगुप्त। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों इसको लेकर हम 2-3 क्वेश्चन जरूर करेंगे। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के दरबार के अंदर हरिसेन एक कवि था, कवि जो था उसका नाम था हरिसेन, हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के दरबार के अंदर प्रसिद्ध कवि था जिसका नाम था हरिसेन। और साथियों इसी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इसने बहुत सारी बातों को उल्लेख किया था। और साथियों इसी हरिसेन के द्वारा एरण का अभिलेख भी लिखा गया था। एरण का अभिलेख जो है इनको लिखा गया था, विस्तार से हिस्ट्री के अंदर चर्चा कर लेंगे। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों के ऊपर, सिक्के जो हैं समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। तो साथियों यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? तो समुद्रगुप्त को। किस शासक को उसके संगीत प्रेमी होने का आभास उसके सिक्कों पर दर्शाया गया था? तो भी समुद्रगुप्त। और यह भी पूछा जाता है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो साथियों वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र पूछेगा तो सितार इसका उत्तर हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं साथियों इससे क्वेश्चन? और ये हो सकते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने था? तो साथियों B.A. स्मिथ जो है, इस B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा था? नेपोलियन कहा था। जल्दी हम ऑनलाइन क्लास भी लेकर आए, अगले सप्ताह के अंदर शुरू कर देंगे, शायद मंगलवार को पहली ऑनलाइन क्लास आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों मसौदा तैयार करने वाली समिति, मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ऑप्शन दे रखे हैं सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रफी अहमद किदवई, चौथा ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर। साथियों एक बात का ध्यान देंगे, और कौन सी बात है वो? बात ये है साथियों कि जैसे ही आपने इन चीजों को पढ़ा था तो उनको नामों में अलग अलग नाम किताब में मिल जाते हैं। और क्या नाम मिल जाते हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के पेपर के अंदर 2-3 नाम आ लिए। प्रारूप समिति को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है। इसी प्रारूप समिति का एक और नाम है पांडुलेखन समिति। तो पांडुलेखन समिति पेपर में पूछा गया था। पांडुलेखन जो समिति है, पांडुलेखन, साथियों पांडुलेखन जो समिति है, इस पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों आपने पढ़ा होगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष था पांडुलेखन। कौन सी आ गई? पांडुलेखन इसी समिति का नाम है। पांडुलेखन समिति और प्रारूप समिति एक ही समिति है। और इन्हीं समिति का एक और नाम मिलता है मसौदा समिति। इन तीनों ही समिति, यानी 3 तो नहीं है, समिति एक है लेकिन 3 नाम है। इन सभी का जो अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? यानी पांडुलेखन समिति का गठन, मसौदा समिति का गठन भारत की स्वतंत्रता के 2 हफ्ते बाद 1947 में इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। पांडुलेखन समिति में, प्रारूप समिति में, मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था और बाकी 6 सदस्य और थे। उन 6 सदस्य का नाम भी आप याद कर लेना। 1-2 बार तो मैंने वीडियो के अंदर बता दिया था, पिछली किसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए अपने मित्र कृष्ण मुंशी के साथ खेत पर। तो वो 7 नाम यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन जबरदस्त
जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। जबरदस्त इसलिए है कि आपने जो पता है वो सारी चीज मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे जो चीज एक्स्ट्रा पता है मैं वो भी कोशिश आपके साथ साझा जरूर करूंगा। साथियों क्वेश्चन दे रखा है अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया। तो साथियों सबसे पहले किस राज्य में किया गया, आप अपना आंसर दे सकते हैं कौन से राज्य में किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट बनेंगे। 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया। साथियों सबसे पहले तो ये कह दे अनुच्छेद 356 के अंदर किस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में उल्लेख है राष्ट्रपति शासन का, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जो है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों जाता है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है साथियों, इससे पहले एक बात जानेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपने नाम सुना होगा MOH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे गृह मंत्रालय कहा जाता है। अमित शाह जिसमें गृह मंत्री बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक विभाग काम करता है जिसका नाम है राज्य विभाग। आप कहेंगे ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। साथियों ये बात बताना बहुत जरूरी, तभी इस क्वेश्चन का हम विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 56 के तहत, क्यों लगाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसे आप गृह मंत्रालय भी बोलते हैं। इस गृह मंत्रालय के अधीन एक मंत्रालय काम करता है जिसका नाम है राज्य विभाग, स्टेट विभाग जो है, स्टेट डिपार्टमेंट वो है। इस स्टेट डिपार्टमेंट में, राज्य विभाग में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन बाद एक रिपोर्ट भेजता रहता है। प्रत्येक राज्य का जो भी राज्यपाल है वो अपने अपने राज्यों से संबंधित जानकारी 15 दिन के बाद भेजता रहता है। किसको, राज्य विभाग को। आप कहेंगे कौन सी जानकारी भेजता रहता है, कि उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, महिलाओं बच्चों को लेकर नए अपराधों की कितनी संख्या बढ़ी है, कितने अपराध सुलटा दी गई हैं, SC ST पर कितने अत्याचार हुए हैं, कि उनके ऊपर सारे मामले ठीक चल रहे हैं। तो प्रत्येक 15 दिन के बाद राज्यपाल क्या करता है, इस राज्य विभाग को सूचना देता रहता है। तो राज्य विभाग को सूचना दे दी गई। आप कहेंगे राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है तब उन्हीं में से, उन्हीं राज्यपाल के द्वारा ये कहा दिया जाए कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है, संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। तो राज्यपाल के द्वारा ये सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, या राज्यपाल के द्वारा ये सूचना राज्य विभाग को दी जाती है। राज्य विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करता है। गृह मंत्रालय सूचना इसको राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। साथियों ये सारी बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का बीच में जिक्र नहीं किया, केवल आपने इतनी बात को जानना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन से संबंधित डील कौन करता है, गृह मंत्रालय डील करता है। हाँ, प्रधानमंत्री को यह बात सूचित करना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री सूचित करने के बाद प्रधानमंत्री तुरंत राष्ट्रपति को यह कह देता है कि उस राज्य में आप क्या कर दें, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दें, या राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसको घटाने की घोषणा कर दें। तो ऐसी स्थिति में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये पता होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अगर जिस तारीख को लगा दिया तो उसके 2 महीने के बाद, राष्ट्रपति शासन जिस भी तारीख को लगाया जाता है उस तारीख के 2 महीने के बाद क्या है, संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद से अनुमति लेनी होती है। तो साथियों पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, संसद की अनुमति के बिना राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिन के लिए लग सकता है, 2 महीने। क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगा था उसके 2 महीने के अंदर या 2 महीने तक संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर अनुमति ना ली तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति शासन की अनुमति हमारी संसद ने दे दी तो क्या रहेगा, वो 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा।
एक बार में करके कितने रहेगा, 6 महीने प्रभावी रहेगा एक बार में। तो साथियों एक एक 6 महीने करके कितनी बार लगा सकते हैं साथियों, 6 महीने लगा दिया, उसके बाद फिर 6 महीने लगा दिया, 6 महीने लगा दिया, फिर हमारा चुनाव आयोग है जो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 324। ये चुनाव आयोग कहता है कि उस राज्य में अभी चुनाव करवाने संभव नहीं है तो राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के और एक्सटेंड कर देंगे। ये 6 महीने 6 महीने 6 महीने, हाँ 6 महीने। तो साथियों 6 महीने करके अधिकतम लगाया जा सकता है वो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। आप कहेंगे अगर 3 साल के बाद भी कोई स्थिति ऐसी आ जाए और चुनाव आयोग तुरंत कह दे कि ऐसी स्थिति में उस राज्य में चुनाव करवाने संभव नहीं है तो क्या होगा साथियों, 3 वर्ष का ही प्रावधान कर रखा है। अगर 3 से 3.5 साल 4 साल करे जाएंगे तो हमारी संसद एक संशोधन कर देगी, उसके द्वारा फिर कितना ही करवा लो। लेकिन वर्तमान में प्रावधान अधिकतम 3 साल है, एक बार में अधिकतम 6 महीने। ध्यान देंगे, अधिकतम पूछेगा तो 3 साल, एक बार में अधिकतम पूछेगा तो केवल 6 महीने, यानी एक बार में तो अधिकतम 6 महीने लगा सकते हैं, 6 महीने करके हम अधिकतम 3 साल कर सकते हैं। साथियों आप सभी ने एक नाम सुना होगा पेप्सू प्रांत, पेप्सू प्रांत। साथियों ये पेप्सू प्रांत था, PEPSU, पेप्सू प्रांत, पेप्सू प्रांत। साथियों यही पेप्सू प्रांत था जो था पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो था, इसका पूरा नाम है। इस पेप्सू प्रांत के अंदर सबसे पहले लगा था राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले कहाँ लगा था, सबसे पहले तो इसी पेप्सू प्रांत में लगा था। तो साथियों इस क्वेश्चन का तो उत्तर आ जाएगा आपको पेप्सू, पेप्सू प्रांत में। साथियों लेकिन पेप्सू ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, पेप्सू की जगह पंजाब दे रखा था तो पंजाब इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पंजाब आ जाएगा। इससे संबंधित और क्या बात जानेंगे साथियों, पेप्सू के अंदर जो भी राष्ट्रपति शासन लगा था साथियों वो 7 वर्ष के लिए लगा था। कितने साल के लिए लगा था, 7 वर्ष। तो आप कहेंगे यार संविधान के अंदर तो अधिकतम 3 साल का कह रखा है तो फिर 7 साल कैसे लगा दी, ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया। साथियों संविधान का उल्लंघन नहीं था, मैंने अभी आपसे बताया कि 3 साल बाद भी चुनाव आयोग ये कह दे कि चुनाव करवाने संभव नहीं है तो क्या होगा, हमारी संसद अमेंडमेंट कर देगी। जब भी हमारी संसद ने 7 वर्ष के लिए लगाया था यानी 6 महीने करके, तो जब भी 3 साल के लिए लगा था, 3 साल तक तो लगा सकते हैं, 3 से जब 3.5 साल लगाए तो एक संशोधन हो चुका, फिर 4 साल की ये दूसरा कर दिया, फिर 4.5 करे, फिर तीसरा कर दिया, 5 करे चौथा कर दिया, फिर 5.5 कर दिए छठा संशोधन, फिर 6 साल कर दिए 7वें संशोधन, फिर 6.5 साल कर दिए 8वां संशोधन, फिर 7 साल कर दिए, फिर 9वां संशोधन और 7 साल, हाँ तो 7 साल जब भी बढ़ाया था कार्य ये राष्ट्रपति शासन को तो हमारी संसद ने 9 बार संशोधन किया था। और आप कहेंगे हमारी संसद में अब तक 104 बार संविधान संशोधन को मान्यता दी जा चुकी है, 104 में से 9 तो खामखाई के थे। खामखाई का मतलब था तो संशोधन, लेकिन ये बिना बात यानी कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल एक्सटेंड करने के लिए टाइम जो था, प्रेसिडेंट रूल जो था इसको एक्सटेंड करने के लिए लगाया गया था। अब जो 7 साल कर दिया था उसके 9 बार संशोधन करके, अब साथियों इसको 7 साल से वापस 3 साल किया तो एक बार फिर से संशोधन करना पड़ गया। तो 10 संशोधन तो एक ही बात को करने के लिए पड़ गए। और आप सब जानते हैं 104 संशोधन में से 10 संशोधन में और भी गिनवा दूंगा, 8-9 संशोधन इस प्रकार से कि आरक्षण 10 साल किया गया था, फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अब वर्तमान में 80 साल कर दिया, 8-9 बार, तो इसी को लेकर संशोधन हो गया। तो हमारे संविधान के अंदर 20 संशोधन जो हैं वो तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर हो रहे हैं जो कि संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भारत का संविधान विश्व का इतना विशालतम संविधान है, इस संविधान में छोटी सी छोटी बात को भी उसके अंदर पिरो के रखा, सजो के रखा है, जिसमें संशोधन अगर करना पड़ेगा तो उसमें संविधान में संशोधन होगा ही होगा, कोई भी फेरबदल करना पड़ेगा तो संशोधन की आवश्यकता जरूर है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने नाम सुना होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर एकमात्र राज्य है जिसमें एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है भारत का। साथियों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन को क्या हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोर्ट में चैलेंज
कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो साथियों इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे कोर्ट में राष्ट्रपति शासन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? साथियों मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। वर्ष 2016 में भारत के 2 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी 2016 को लगा था और मार्च के महीने में उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया था। उत्तराखंड में जो भी राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय हरीश रावत की सरकार हुआ करती थी। आज के दिन भी रावत तो मिलता है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त कर दिया। सरकार को बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया अनुच्छेद 356 के तहत। जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो हरीश रावत की सरकार के द्वारा जो बर्खास्त हुई थी उसने उसको न्यायपालिका के अंदर चुनौती दे दी, यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है इस उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंदर उस बात को चैलेंज कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया क्या कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, साथियों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ना कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते जे कुरियन, जोसेफ थे, कुरियन नहीं, कुरियन जोसेफ, जोसेफ, ये जोसेफ जो थे ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन जो है ये गलत तरीके से लगा हुआ है। तुरंत नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति शासन को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसी के जोसेफ ने कहा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होने के नाते उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा है मैं इस राष्ट्रपति शासन को अवैध घोषित करता हूं, राष्ट्रपति शासन को यहां से हटाने की घोषणा करता हूं। क्योंकि राष्ट्रपति शासन को हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन को हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। भाई साहब जोसेफ जो चीफ जस्टिस थे, अगले साल 1 साल का टाइम निकला 2017 और जनवरी 2018 में इसी जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश जो बनते हैं उनमें प्रमोट होके, यानी प्रमोशन होकर, हाई कोर्ट से प्रमोशन होके अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की बारी आई। तो भारत सरकार यानी वर्तमान की बीजेपी सरकार या पिछली योजना की बीजेपी सरकार ने इनके नाम को वापस भेज दिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उसी काम को अनुमति देगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। तो मंत्रिपरिषद ने जोसेफ का नाम वापस भेज दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। इसलिए ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है और राष्ट्रपति शासन को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। साथियों राष्ट्रपति शासन जो है ये क्या अनुच्छेद 356 के तहत ही लगाया जाता है? क्या संविधान का कोई और भी अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है साथियों। तो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 365। अच्छा ये कौन सा अनुच्छेद हमने तो आज तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं साथियों, बहुत सारी चीज है जो आज तक नहीं पढ़ी होंगी, बार बार उन चीजों को पढ़ते भी चलेंगे और पीछे वाले को रिवीजन करते हैं। नई चीज मैं अपने आप बताता चलूंगा जहां तक मुझे पता होगा। अनुच्छेद 365 ये कहता है अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई आदेश दे, केंद्र सरकार रूलिंग पार्टी जो है सेंटर की, वो रूलिंग पार्टी अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी आदेश दे, कोई भी ऑर्डर दे, उसको मानना नहीं जाएगा। तो यही समझा जाएगा कि राज्य सरकार जो है ये उस केंद्र सरकार के दिए गए ऑर्डर को मान नहीं रही है। मान नहीं रही का मतलब ये है कि अपने राज्य के अंदर लागू नहीं करवा पा रही, इसका संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है। तो अनुच्छेद 365 भी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति शासन बनने का आधार बन सकता है। लेकिन केवल ये आधार बनता है, लगता नहीं है, लगता तो 356 के तहत आधार ये अनुच्छेद 365 बनता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश दे और राज्य सरकार उस काम को ठीक से ना कर पाए तो यही समझा जाएगा राज्यपाल के द्वारा कि राज्य सरकार का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, राज्य सरकार काम करने में विफल हो चुकी है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथियों संविधान का एक अनुच्छेद और भी मुझे ध्यान आ गया, और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में किस बात का उल्लेख कर रखा है? अनुच्छेद 355 में ये कर रखा है कि राज्य केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाव करेगी, उनको शांति बनाए रखने में उनका योगदान देगी, और राज्य सरकारों का भी ये कर्तव्य है कि संविधान के अनुरूप जो भी संविधान की पालना करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा गए रूल रेगुलेशन को लागू करने में सक्षम बनेंगे। तो यह अनुच्छेद 355 में इन बातों का उल्लेख है। साथियों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है धनवंतरी, और क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक ही है, पेपर के अंदर अक्सर आ जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। और क्वेश्चन है धनवंतरी का नाम जुड़ा है, यानी धनवंतरी जो है इसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो धनवंतरी का नाम किससे जुड़ा है?
धनवंतरी, धनवंतरी का नाम जुड़ा है। ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, भारतीय औषधियों से, संस्कृत काव्य से, संस्कृत व्याकरण से, शास्त्रीय संगीत से। साथियों धन्वंतरी जो थे ये एक आयुर्वेदाचार्य थे, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा भारतीय औषधियों, भारतीय औषधियों से, भारतीय औषधियों से। तो साथियों धन्वंतरी जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे, यानी भारतीय औषधियों से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। साथियों धन्वंतरी जो थे ये धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके दरबार में थे। ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाने गए थे, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के दरबार के अंदर कौन थे, धन्वंतरी थे। साथियों कालिदास भी इन्हीं के दरबार में, द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। अगला क्वेश्चन है साथियों पारादीप बंदरगाह। साथियों ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह जो है इससे निर्यात होने वाला, पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाला मुख्य वस्तु है निर्यात। निर्यात का मतलब भेजते हैं हम दूसरे देशों में, तो कौन कौन से हैं, चावल, मछली, चाय, लोहा। तो साथियों क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा लोहा। तो साथियों इससे संबंधित और क्या फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, तो लोहा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो है, ये पारादीप बंदरगाह भारत का जो इस प्रकार से पूर्वी तट है, इसी पूर्वी तट में यहाँ पर जो राज्य है उस राज्य का नाम है उड़ीसा, और उसी उड़ीसा राज्य में यहाँ पर जो बंदरगाह है उसी का नाम है पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। पारा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। साथियों बंदरगाह जो हैं ये भारत के अंदर देखा जाए तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। साथियों 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह जो हैं इनकी देखरेख का कार्य तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। छोटी बंदरगाह जो हैं ये छोटी बंदरगाह की देखरेख केंद्र सरकार की निगरानी में राज्य सरकार करती है। बड़े बंदरगाह की निगरानी तो केंद्र सरकार के द्वारा देखरेख की जाती है। छोटे बंदरगाह जो है केंद्र सरकार की निगरानी में कौन करता है इनकी देखरेख, राज्य सरकार के द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। साथियों किस सूची का विषय है, तो बंदरगाह जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो आप सब जानते हैं कंकरेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची जो है, इसमें राज्य भी अपना कानून बना सकता है और केंद्र के द्वारा भी कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन कोई कानून ऐसा हो जो केंद्र ने बना दिया और राज्य ने बना दिया, तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून की प्राथमिकता होगी। तो बंदरगाह जो है किस सूची का विषय है, ध्यान रखना समवर्ती सूची का विषय है। साथियों इतनी सारी बात जान लेंगे। और क्या जान लेंगे, भारत का बिहार जो राज्य है, बिहार और उड़ीसा राज्य जो है, इन उड़ीसा राज्य से कुछ ऐसे सामान जो जापान को निर्यात किए जाते हैं वो भी इसी पारादीप बंदरगाह से ही निर्यात किए जाते हैं। जैसे उर्वरक है, मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी भेजे जाते हैं, तो वो भी जापान को ही भेजे जाते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र क्षेत्र की दूरी। मानचित्र, साथियों मानचित्र क्षेत्र की दूरी, इसको रफी कर देते हैं। मानचित्र क्षेत्र की दूरी जो है ज्ञात की जाती है, दूरी ये ज्ञात की जाती है। तो किससे ज्ञात की जाती है साथियों, ऑप्शन दे रखे हैं जियोडेसी, इथोलॉजी, एपिग्राफी और कॉस्मोगोनी। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा जियोडेसी। जियोडेसी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों, किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। साथियों सीमा सबसे लंबी पूछी गई किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों उत्तर आ जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अंदर अगर बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा आएगा, राजस्थान आ जाएगा। अगर तटीय की सबसे ज्यादा लंबाई पूछेगा तो गुजरात राज्य की है। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे होता था, आंध्र प्रदेश 2 भाग में बट गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा मध्य प्रदेश। केवल ये पूछा था किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो मध्य प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है। अगला ऑप्शन दे रखा है
और अगला क्वेश्चन बस लास्ट ही क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में, और इससे संबंधित साथियों मैं 2-3 फैक्ट और बता दूंगा, आप में से बहुत सारे मित्रों को नहीं भी पता होगा। एक तो क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा जीके से संबंधित, क्योंकि महाभारत का युद्ध हरियाणा को प्रसिद्ध युद्ध रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन का उत्तर भी आपको पता होना चाहिए और इससे संबंधित फैक्ट भी पता होना चाहिए। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में महाभारत जो है, महाभारत, इस महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है वो किस नाम से किया गया था? अकबर के शासनकाल में इसका, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके मतलब किस नाम से किया गया था? तो फारसी इसमें किस नाम से पूछा गया था, वो था, किया किसने था वो नहीं। ऑप्शन दे रखे हैं, अकबरनामा, इकबालनामा, समूनेतु उल अतुलिये और रजमनामा। तो साथियों महाभारत जो है इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया था किस नाम से? तो रजमनामा के नाम से इसका अनुवाद किया गया था। साथियों ये रजमनामा के नाम से जो अनुवाद किया गया था, तो किसने अनुवाद किया था ये? तो अब्दुल कादिर बदायनी, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल कादिर बदायनी। और एक व्यक्ति और भी था इसके साथ, एक तो ये था और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था नकील खां। इस नकील खां के द्वारा भी किया गया था, तो नकील खां के द्वारा किया गया था। साथियों इस महाभारत जो है, इस महाभारत का तमिल के अंदर जो नाम मिलता है, तमिल, तमिल में इसका नाम जो पेनूर, पेरुन देवनार, यानी तमिल अनुवाद था ये, तमिल अनुवाद। तो तमिल अनुवाद जो था पेरुन देवनार के द्वारा किया गया था। और इसी महाभारत का किसमें? बांग्ला में अनुवाद, तो बांग्ला में अनुवाद किया गया था। ये बांग्ला में अनुवाद किया गया था कबिंदर परमेश्वर के द्वारा। नुसरत शाह जो था बंगाल का शासक, उसके शासनकाल में किया गया था। किसने किया था? कबिंदर परमेश्वर के द्वारा। तो महाभारत का फारसी में जो नाम मिलता है वो रजमनामा है, और रजमनामा नाम से फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया और नकील खां दोनों ने किया था। और अगर पूछे महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया था, तो पेरुन देवनार ने किया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया था, तो कविंदर परमेश्वर ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? नुसरत शाह के शासनकाल में हुआ था, ये बंगाल का शासक था। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।